जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रभात। पीसीएस शिक्षा के मंच पे आप तमाम अभ्यर्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। चर्चा के मुख्य बिंदु में है पॉलिटी का ये लेक्चर नंबर 25 और यहाँ से हम लोग मौलिक अधिकार के अंतर्गत अगले सेगमेंट में जा रहे हैं, जहाँ हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं आर्टिकल नंबर 19 से, मतलब राइट टू फ्रीडम की बात कर रहे हैं। बड़े लंबे संघर्ष के बाद जब पूरी दुनिया में राजतंत्र की जगह लोकतंत्र को लाया गया, तो शासन की ये सबसे अच्छी पद्धति मानी गई और उस शासन के सबसे अच्छी पद्धति के आज हमारे देश के लिए ही केवल 75 वर्ष से ज़्यादा हो चुके हैं और अमेरिका जैसे देश जहाँ पे 1776 में आज़ाद हुए थे, उनके लिए तो ये और भी बड़ा लंबा काल है। और शासन की इस व्यवस्था को इतने लंबे समय तक सफलतापूर्वक चलने का कारण जो है वो है ये वाला आर्टिकल, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। ये संविधान की सबसे अच्छी खूबसूरती है, जिसके कारण आप पूरे देश में इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत सभी लोग बहुत ही स्वतंत्रता के साथ जीवन यापन करते हैं। आइए इसी की खूबसूरत बारीकियों को समझने के लिए चलेंगे, हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 19 की। भारतीय संविधान की सबसे अच्छी खूबसूरती है कि इस आर्टिकल को और सारगर्भित तरीके से लिखा गया है। जितनी गहनता के साथ, जितनी डेप्थनेस के साथ इस पूरे आर्टिकल को लिखा गया है, शायद ही किसी देश के संविधान में इतने डेप्थ और इतने ब्रीफ में किसी आर्टिकल को लिखा गया है। आइए चलते हैं अपने इस आर्टिकल के अंदर। एक बार आप लोग को और याद करा दें कि आप लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाकर तुरंत सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। साथ ही साथ यहाँ हम लोग पॉलिटी का एक एक चैप्टर बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स मीडियम से कर रहे हैं, ऑथेंटिकेटेड बुक से कर रहे हैं, जिसके माध्यम से मेरा प्रयास रहता है कि कोई भी टॉपिक छूटे नहीं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप अपने टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन ढंग से बिना किसी शुल्क के फ्री ऑफ कॉस्ट आप तैयार कर सकते हैं। चलते हैं अपने हम टॉपिक की तरफ। बात करेंगे आज हम लोग आर्टिकल नंबर 19 की। इससे पहले फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत जहाँ आर्टिकल नंबर 12 से 35 और भाग 3 के अंतर्गत इसका जिक्र है। 12 से 35 के अंतर्गत 12-13 ये जो है ये आपके अलग जो है वो राज्य की परिभाषा और जैसी शक्तियों को न्यून करता है, जो मौलिक अधिकार को शून्य करने के प्रयास करता है। यहाँ से 14 तक जो 14 से 18 तक का जो आर्टिकल था उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे अध्ययन कर लिया है, जो कि राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत आता है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, वहाँ जाकर निश्चित रूप से देख लेंगे। आज इसके अगले सेशन की हम लोग बात करने जा रहे हैं, जहाँ हम लोग राइट टू फ्रीडम की बात करेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार बात कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे आर्टिकल नंबर 19 से लेकर 22 के अंतर्गत। चलिए बात कर रहे हैं तो संविधान का भाग 3 है। संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता के मूल अधिकार के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 19 कुल 6 मूलभूत स्वतंत्रताओं को प्रत्याभूत करता है, मतलब उपबंधित करता है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद नंबर 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को संरक्षित करता है। 21A को 86 अमेंडमेंट संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अंतः स्थापित कर शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया था। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। तो ये मोटा मोटी जो है आर्टिकल आपको यहाँ पे नजर आएंगे और इसी को हमें क्या पढ़ना है, डेप्थ में पढ़ना है। बात करें हम केवल आर्टिकल नंबर 19 की, तो आर्टिकल नंबर 19 के अंतर्गत हमारे स्वतंत्रता की बात की गई है और स्वतंत्रता के अंतर्गत हमें 6 तरह के मूलभूत स्वतंत्रता दी गई है। तो अनुच्छेद 19 के सब क्लॉज की हम बात करेंगे तो 19 के सब क्लॉज 1 के अंतर्गत 6 मूलभूत स्वतंत्रताओं की बात की गई है। तो 6 मूलभूत अधिकार वो कौन कौन से हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। आपको बता दें कि इस आर्टिकल के अंतर्गत यदि आप देखेंगे आर्टिकल नंबर 19 के अंतर्गत जो सब क्लॉज हैं, इस सब क्लॉज में जहां एक तरफ आपको अधिकार दिए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ आपको इसके ऊपर प्रतिबंध की भी बात कही गई है। तो इसको आप ध्यान देखते चलेंगे कि एक तरफ शुरुआती 1-2 आर्टिकल में आपको फ्रीडम दिया गया है और बाकी के अंतिम जो अपोजिट वाले आर्टिकल्स हैं उसमें आपके लिए निर्बंधन मतलब प्रतिबंध दिया हुआ है। तो 19(1) का ये पूरा का पूरा 19(1) के अंदर जो हमें स्वतंत्रता दी गई है वो 6 तरह की स्वतंत्रता है। कौन कौन सी है? तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्रों में आवास संचरण की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भाग में निवास करने एवं बस जाने की स्वतंत्रता, कोई वृत्ति, आजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता, इसकी बात यहाँ पे की गई है। वस्तुतः यदि आप देखेंगे अनुच्छेद नंबर जो 19 है, यहाँ पे 7 मुख्य रूप से तो स्वतंत्रता हुआ करता था, ये 7 अधिकार थे, लेकिन जो 7वां जो था आपका यहाँ पे देखेंगे संपत्ति का अधिकार हुआ करता था। तो इस संपत्ति के अधिकार को यहाँ से हटा दिया गया। संपत्ति को खरीदने, अधिग्रहण करने या बेच देने के अधिकार को 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया और इसे यहाँ से हटाकर कहाँ डाल दिया गया है, आर्टिकल नंबर 300 क के अंदर डाल दिया गया है। ठीक है, खत्म नहीं, मतलब यहाँ से हटाया गया है। कारण ये है कि इसके पीछे आपको याद आ रहा होगा स्वतंत्रता का शुरुआती वो दौर जब भारत
में लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया जा रहा था, आज भी हो रहा है। तो उस दौर में ये जो आर्टिकल था, आर्टिकल नंबर 19(a) का जो ये 7वां जो आर्टिकल था, इसके अंतर्गत संपत्ति के अधिकार में खरीदने, अधिग्रहण करने या बेचने का अधिकार जो इंडिविजुअल के पास था। तो इसमें कई जगह ऐसे पॉइंट देखने को मिल रहे थे कि सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए सहमति नहीं मिल पा रही थी और इस तरीके से देश का विकास नहीं हो पाता और सारे लोग कहां पहुंच जा रहे थे, इसके आर्टिकल नंबर 32 और 226 का प्रयोग करके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंच जा रहे थे। यही कारण है कि सरकार ने इस आर्टिकल को यहां पे संसद के द्वारा पारित किया और पारित करके आर्टिकल नंबर 300 क के अंदर पहुंचा दिया है। आज भी आपके देश में आज के पास हमारे पास खरीदने, अधिग्रहण करने या बेचने का अधिकार तो है, लेकिन ये अब हमारे पास क्या हो गया है, एक न्यायिक अधिकार के अंतर्गत हो गया है। यहाँ जो आर्टिकल नंबर 32 और 226 के अंतर्गत हम लोग इसके लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है डायरेक्ट नहीं जा पाएंगे। इस बात को हम लोग को याद रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और चर्चा करते हैं हम लोग इस आर्टिकल्स के ऊपर। तो इन 6 अधिकारों की रक्षा केवल राज्य के खिलाफ मामले में है, न कि निजी मामले में है। तो ये जो 6 अधिकार है, इसकी रक्षा केवल राज्य के खिलाफ मामले में है, न कि निजी मामले में। अर्थात ये अधिकार केवल नागरिकों और कंपनी के शेयर धारकों के लिए है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। नागरिकों मतलब ये गैर नागरिकों नहीं है। गैर नागरिक कहने का मतलब कि नेचुरल रूप से जो हमारे यहाँ नागरिक नहीं है, मतलब विदेशी नागरिक है, उनके लिए ये अधिकार नहीं है। तो इस बात को आप याद रखेंगे, न कि विदेशी या कानूनी लोगों के लिए। राज्य इन 6 अधिकारों पर अनुच्छेद 19 में उल्लिखित आधारों पर उचित प्रतिबंध भी लगा सकता है ना। तो आइए समझते हैं कि हमारे यहाँ जो स्वतंत्रता है, जो स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की बात की गई है आर्टिकल नंबर 19(1) में, उसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ अभिव्यक्ति का मतलब है कि अपने विचार एवं दृष्टिकोण को व्यक्त करने का अधिकार। अनुच्छेद 19(1) का जो क है, इसमें प्रयुक्त अभिव्यक्ति शब्द को, इसके क्षेत्र को बहुत व्यापक कर देता है। विचारों को व्यक्त करने के जितने भी साधन हैं वे सभी इसके अंतर्गत आते हैं। अब हमें, जैसे आज के डेट में मैं एक वीडियो बना रहा हूं, अब यहाँ पे मैं यदि अपनी विचार अभिव्यक्ति रख के पूरे देश को, या जहाँ तक है आप व्यूअर्स तक यदि पहुँच रहा है, वो भी एक तरीके से आर्टिकल 19(1) का ही आप देखेंगे ये एक परिणाम है, जिसके कारण हमारी बातें आप तक पहुंच रही हैं। जितने भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जितने भी आप न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, जितने भी यूट्यूब पे चैनल्स आप देख रहे हैं, ये सभी किस आर्टिकल के अंदर आता है, 19(1) के अंतर्गत ही आता है। मतलब अपने वाक्य या अभिव्यक्ति का ये स्वतंत्रता का अधिकार है कि आप अपने बातों को लोगों के समक्ष रख सकें। अब इसके अंतर्गत आप सरकार का क्रिटिसिज्म भी करते हैं, बहुत लोग करते हैं, तो ये भी यहाँ पे एक अपराध नहीं है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि इसके अंदर कुछ शर्त भी हैं। आप अपने विचार अभिव्यक्ति का विचार स्वतंत्रता जो है जरूर, तो अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता है आपके पास जरूर, लेकिन किसी भी कंडीशन में ये देश के लिए अहितकारी नहीं होना चाहिए, उसके लिए अखंडता पे कोई आंच नहीं आना चाहिए। इस बात को याद रखेंगे। मतलब इसके निर्बंधन के शर्तों में इसको देखेंगे। तो न्यायिक निर्णयों के द्वारा अनुच्छेद 19(1) क के अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधीन मूल अधिकार माना गया है। तो ये जो 19(1), तो 19 के अंतर्गत 6 आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इस 6 के अंतर्गत जो पहला वाला वाक अभिव्यक्ति का अधिकार है, उसको में अंदर और क्या क्या अधिकार दिए गए हैं उसको देख लीजिए। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले 19(1) का जो पहला सब क्लॉज है, इसके अंतर्गत आपको प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। और ये जो है केस इसके लिए साकल पेपर्स मिल्स बनाम भारत का संघ का था 1962 का। दूसरा है राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार। ये है भारत संबंध बनाम नवीन जिंदल 2004 का केस है। हालांकि इसमें अमेंडमेंट आ चुका है, 2020 में भी इसके ऊपर जो है वो गाइडलाइंस आ चुकी हैं। मतलब आप सभी, हम सभी को क्या है, राष्ट्र ध्वज फहराने का अधिकार है। वाणिज्यिक भाषण अर्थात विज्ञापन की स्वतंत्रता, आप जो भी ऐड देखते हैं उसकी भी स्वतंत्रता कहाँ आती है, इसी के अंतर्गत आती है। जानने का अधिकार, किसी भी चीज़ के बारे में जानने का अधिकार, दैट इज राइट टू नो, ये भी इसी के अंदर आएगा। मतदाता को सूचना का अधिकार, मतदाता को आप जो भी सूचना दे रहे हैं, यदि कोई इंडिविजुअल मतदाता को, जो कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड, दंडादेश, संपत्ति, देनदारी, शैक्षणिक योग्यता के संबंध में मतदाता को सूचना का अधिकार। तो मतदाता जितने भी हैं उनको अपने कैंडिडेट के बारे में ये सारे चीज़ जानने की क्या है, जानने का अधिकार है कि हमारा जो उम्मीदवार है वो क्या अपराधी प्रवृत्ति का है, दंडादेश। तो इसलिए आप देखते हैं कि जब कभी भी इलेक्शन होता है तो आप देखेंगे पर्टिकुलर जो भी उम्मीदवार होते हैं उनके बारे में जो पर्सनल डिटेल्स है वो साझा किया जाता है। दूसरा, चुप रहने का अधिकार। ये अभी हाल फिलहाल में बहुत ही ज़्यादा जो है वो चर्चे में था। तो चुप रहने का अधिकार भी किसी के अंदर आता है, 19(1) के अंतर्गत। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कोर्ट किया है और इस चीज़ को लेकर एक हालिया मामला, इसके उल्लंघन का भी एक अधिकार अभी सामने आया था, जहाँ पे जब राष्ट्रगान चल रहा था, अभी हाल फिलहाल का ही, बिहार के मुख्यमंत्री जब नीतीश कुमार थे और राष्ट्रगान के समय जब वो अपने सचिव से बात कर रहे थे, उस समय ये मामला भी काफ़ी चर्चे में आया हुआ था अभी हाल फिलहाल में। तो चुप रहने का अधिकार जो कि राष्ट्रगान का मामला था, इसे 1986 में लाया गया था। ये भी किसके अंतर्गत आता है, 19(1) के अंतर्गत ही आएगा। इसके अलावा देखिए, सूचनाओं तथा समाचारों को, मतलब जो भी आप पॉडकास्ट करते हैं, साक्षात्कार आपसे लिया जाता है, जानने का अधिकार, इसमें प्रेस की स्वतंत्रता में आता है। तो ये भी किसके अंदर आता है, प्रेस की स्वतंत्रता में आता है। विदेश जाने का अधिकार, लेकिन इसके साथ क्या है, कंडीशंस लगे हुए हैं। विदेश जाने का आपके पास अधिकार जरूर है, लेकिन विद कंडीशन है। ये मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 में आया था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दैट इज टेलीविजन, रेडियो, और आज के डेट में आप यूट्यूब भी ले लें, द्वारा किसी घटना का आंखों देखा हाल प्रसारित करने का अधिकार। दूसरा है प्रदर्शन या धरना
किंतु तभी तक जब तक कि ये हिंसात्मक या उच्च श्रृंखल नहीं है। तो आपको प्रदर्शन करने का, डेमोन्स्ट्रेशन करने का, धरना करने का अधिकार है, बशर्ते कि वो क्या हो, आपके पास किसी तरीके का हिंसा आप नहीं कर रहे हो, किसी तरह का हथियार लेकर नहीं आ रहे हो। पूर्व अवरोध की बात की जा रही है, मतलब प्री सेंसरशिप भी जो है इसके अंदर ही आता है। हड़ताल एवं बंद का अधिकार आर्टिकल नंबर 19(1) का है, लेकिन इसमें सभी सेक्टर्स नहीं आते हैं। इसमें कुछ जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं उसको बंद नहीं किया जा सकता है। तो कुल मिला के आप देख रहे हैं ये 19(1) के अंतर्गत जो है वो 12 तरह की स्वतंत्रताओं का जिक्र किया गया है। और समय के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट जब जब कुछ जजमेंट देती है तो इसमें नए नए क्लॉजों को क्या करती है, जोड़ती रहती है। तो ये क्लॉज और भी समय के साथ बढ़ता रहेगा, लेकिन तत्काल आप देख रहे हैं कि 19(1) जो है आपके लिए कितने सारी स्वतंत्रताओं को लेकर आता है। अब जब स्वतंत्रता है तो जितनी भी ये स्वतंत्रता है ये क्या है, असीमित नहीं है। इसके ऊपर क्या किया जा सकता है, निर्बंधन लगाया जा सकता है और इसको रोका जा सकता है। कारण ये है कि किसी एक आदमी की असीमित जो स्वतंत्रता है वो दूसरे के लिए अहितकारी भी हो सकता है और देश के लिए जो है उसके लिए भी अहितकारी हो सकता है। तो इसीलिए इसके ऊपर कुछ हद तक प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता भी है और यही प्रतिबंध लगाने का काम किया है। 19(1) को काउंटर किसने किया है, 19(2) ने। 19(2) ने इसको काउंटर किया है और 19(2) ने काउंटर कहने का मतलब इसको संतुलित किया है, इसको असीमित करने से रोका है। आइए समझते क्या है। तो अनुच्छेद 19(1) क जो है वो अनुच्छेद 19(2) के साथ पठनीय है। मतलब जब कभी भी आप 19(1) क को पढ़ रहे हैं, मतलब आप अपने अधिकार को पढ़ रहे हैं, तो उसके साथ आप 19(2) को जरूर पढ़ें, क्योंकि इसी के साथ स्वतंत्रता तो है लेकिन कहाँ कहाँ इसको रोका गया है, कहाँ कहाँ इसके अपवाद हैं, वो भी उसके साथ साथ है। तो 19(2) में उन आधारों का उल्लेख किया गया है जिस आधार पर राज्य वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्ति युक्त निर्बंधन लगा सकती है। मतलब ऐसा नहीं कि सरकार आपको रोक ही देगी, सरकार आपको रोकेगी, लेकिन क्या करेगी, युक्ति युक्त निर्बंधन होना चाहिए, लॉजिक के अनुसार होना चाहिए, मतलब उसका अपना आशय होना चाहिए। और आशय हमेशा ही क्या होगा, देश हित सबसे सर्वोपरि होगा। इस बात को याद रखेंगे। तो ये कौन कौन से आधार हैं जिसके आधार पर 19(1) के जितने भी स्वतंत्रता हैं उसके ऊपर जो युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। पहला, भारत की प्रभुता एवं अखंडता। आप हड़ताल कीजिए, आप प्रदर्शन कीजिए, लेकिन किसी भी कंडीशन में देश की संप्रभुता, देश की प्रभुता और अखंडता के ऊपर किसी भी तरीके का आंच नहीं आना चाहिए। अब आप प्रदर्शन कर रहे हैं कि मुझे एक अलग राज्य बना के दे दीजिए, अब अलग राज्य बना के दे दीजिए, या हर आदमी यदि यही मांगना शुरू कर देगा अलग राज्य, तो भारत का क्या होगा, अखंडता जो है इससे प्रभावित होगा। राज्य की सुरक्षा, आप धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और उसके साथ साथ क्या है, आम से लेके जो है आप में से कुछ असामाजिक तत्व भी आ जा रहे हैं, तो इसके लिए क्या होगा, राज्य के लिए, सुरक्षा तंत्र के लिए एक चुनौती खड़ी हो जाएगी और वैसे समय आपके इस प्रदर्शन को रोका जा सकता है। विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। अब विदेशी राज्यों के साथ मान लेते हैं आप मैत्रीपूर्ण संबंध, यदि कोई भी, जैसे आप कनाडा वाला मामला ले लीजिए, अभी हाल फिलहाल में खालिस्तान का मुद्दा ले लीजिए, आपके यहाँ जो भी प्रदर्शन हो रहा है, मान लेते हैं हमारे मित्रता विदेशों में, मतलब बहुत अच्छे दोस्ती जो है यूएसए के साथ है, रसिया के साथ है। अब रसिया के साथ हमारे यहाँ क्या है, बड़ी अच्छी दोस्ती है। आज भारत में प्रोटेस्ट होने लगे और रसिया के एगेंस्ट में यहाँ पे प्रोटेस्ट होने लगे और सरकार उसका क्या करे, समर्थन करे। तो सरकार यदि समर्थन कर रही है, प्रोटेस्ट यदि यहाँ पे हो रहा है, जैसा कि भारत के एगेंस्ट में कहाँ हुआ, कनाडा में हुआ, तो वैसे क्षेत्र में क्या है, ये मैत्रीपूर्ण संबंध जो है प्रभावित होगा। तो इस चीज को रोकने के लिए इसके ऊपर क्या लगाया जा सकता है, युक्तियुक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। ऐसे प्रदर्शन को रोका जा सकता है। आगे देखते हैं लोक व्यवस्था। ये सबसे बड़ा क्लॉज है। अब लोक व्यवस्था, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं दिया गया है, इसका निर्धारण सरकार ही करती है कि लोक व्यवस्था हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। और सबसे ज्यादा किसी चीज के ऊपर निर्बंधन लगाया जाता है तो इसी मैटर के ऊपर लगाया जा सकता है कि इसके ऊपर हमारा क्या हो रहा है, लोक व्यवस्था जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। सरकार के लिए ये क्या है, एक वेपन का काम करती है। शिष्टाचार एवं सदाचार के हित में है, मतलब आप अनुशासन में बने रहें, किसी भी कंडीशन में न्यायालय का अवमानना नहीं होना चाहिए। मानहानि के रेस्पेक्ट में भी आपको नियंत्रित किया जा सकता है। अपराध उद्दीपन के संबंध में, मतलब किसी भी कंडीशन में आपके इस तरह के अभिव्यक्ति के संदर्भ में किसी तरीके का अपराध जो है वो नहीं पनपना चाहिए। आप भाषण दे रहे हैं और किसी वर्ग के एगेंस्ट में भाषण दे रहे हैं, किसी संप्रदाय को आप इग्नाइट कर रहे हैं और आप उसको हिंसा करने के लिए क्या कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, तो ये इस वाक स्वतंत्रता अभिव्यक्ति के अंतर्गत नहीं आएगा और आपके एगेंस्ट में आपराधिक मामला जो है वो चलाया जा सकता है। मतलब ये बात स्पष्ट करता है कि जहां एक तरफ 19(1) जो है वो आपको स्वतंत्रता वाक अभिव्यक्ति का अधिकार देता है, वहीं दूसरी तरफ 19(2) आपके ऊपर युक्ति युक्त क्या करता है, नियंत्रण लगाने के लिए युक्ति युक्त निर्बंधन भी लगा रहा है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट बिल्कुल साबित होता है कि जहाँ एक तरफ संविधान जो है हमें अधिकार देती है, वहीं दूसरे हाथ से इस अधिकार को ले लेती है। ले लेती कहने का मतलब इसके ऊपर युक्ति युक्त निर्बंधन लगा देती है और वो भी आधार क्या होते हैं, तो ये सारे आधार होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आर्टिकल नंबर 19(1) का जो फर्स्ट क्लॉज है वो आप समझ गए होंगे। दूसरा चलते हैं, सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता। तो 19(1) क में जो है अभिव्यक्ति था और ख में आप देखिए यहाँ पे क्या है, सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ मीटिंग एंड असेंबली है। चलिए यहाँ देख लेते हैं, ये स्पेशली फ्रीडम ऑफ मीटिंग एंड असेंबली, मीटिंग एंड असेंबली की ही यहाँ बात की गई है। तो इसमें क्या बात कही गई है कि 19(1) ख के अंतर्गत भारत के सभी नागरिकों को यह स्वतंत्रता प्रदान करता है कि वह अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए शांतिपूर्ण या निरायुध सम्मेलन कर सकते हैं। अब यहाँ दो जो कीवर्ड है आप देख रहे हैं, शांतिपूर्ण तथा निरायुध। शांतिपूर्ण करने का मतलब आप यहाँ के किसी तरीके का जो है वो हिंसात्मक प्रवृत्ति नहीं करेंगे, आप किसी चीज़ का तोड़फोड़ नहीं करेंगे, सबसे पहली चीज़। दूसरा है निरायुद्ध सम्मेलन करें, आप युद्ध जैसा स्थिति यहाँ नहीं आना चाहिए, तो आप किसी तरह का वेपन लेके आप यहाँ नहीं आएंगे। वस्तुतः यह स्वतंत्रता वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही अंग है।
इसमें सार्वजनिक सम्मेलन बुलाने, सभा करने तथा जुलूस निकालने का अधिकार भी शामिल है, किंतु यह अधिकार भी अत्यांतिक नहीं है, मतलब एब्सोल्यूट नहीं है। इसके ऊपर भी क्या किया गया है, निर्बंधन लगाया गया है देश हित में। ठीक है, तो 19(3) के अंतर्गत इस अधिकार पर दो आधारों पर निर्बंधन लगाया जा सकता है। तो पहला है भारत की प्रभुता या अखंडता और दूसरा है लोक व्यवस्था के हित में। मैंने पहले ही बोला कि लोक व्यवस्था जो है एक ऐसा आर्टिकल है, एक ऐसा क्लॉज है जिसके ऊपर हर जगह निर्बंधन लगाया जा सकता है। संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, आप किसी तरीके का जो है वो संगठन या संघ बना सकते हैं, लेकिन विशेषता इस चीज़ों को के कारण इसको निर्बंधित भी किया जा सकता है। पहला तो 19(1) ग के द्वारा नागरिक को संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। यह एक महत्वपूर्ण अधिकार है क्योंकि यह संसदीय लोकतंत्र का आधार है। इसके तहत ही राजनीतिक दलों, श्रमिक संघों, कंपनी, सोसाइटी, साझेदारी आदि का गठन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें सेना शामिल नहीं होती है, पैरामिलिट्री फोर्स शामिल नहीं होती है। इस तरह का संगठन जो है ये लोग उसके ऊपर आर्टिकल नंबर 35 के आसपास हम लोग देखेंगे। तो ज्ञातव्य है कि संगठन बनाने के अधिकार में संस्था एवं संगठन बनाने या न बनाने, उसको चालू रखने या न रखने तथा उसमें शामिल होने या न होने का अधिकार भी शामिल है। तो ऐसा नहीं कि संगठन बना दिए तो आपको उसको जबरदस्ती उसमें किसी को आप लेकर धकेल देंगे, ऐसा भी नहीं है। 97th अमेंडमेंट 2011 द्वारा इसमें सहकारी समितियों के निर्माण की स्वतंत्रता भी दी गई है, परंतु यह अधिकार भी पूर्ण नहीं है, मतलब अत्यांतिक नहीं है, आप बिल्कुल अनलिमिटेड नहीं है। 19(4) के अनुसार 3 आधारों पर इसके ऊपर निर्बंधन लगाया जा सकता है। कौन कौन सा है? तो प्रभुता एवं अखंडता, लोक व्यवस्था या सदाचार के हित में। तो इसके अगेन जो है तो आप 19(1), 2 और 3 हम लोग देख लिए हैं और उसके निर्बंधन के आधार को भी देख लिए हैं। 4 में क्या है? संचरण की स्वतंत्रता। तो फ्रीडम टू मूव, इसे कहते हैं फ्रीडम टू मूव। आप कहीं भी देश में संचरण कर सकते हैं, मतलब घूम सकते हैं। तो अनुच्छेद 1 घ जो है, 1 का सब क्लॉज 4 जो है, इसमें समस्त भारतीय नागरिकों को भारत में आबाद संचरण की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इस प्रकार संपूर्ण भारतीय नागरिकों के लिए एक इकाई की तरह काम करता है। भारत राज्यों का संघ है, भारत जो है राज्यों का संघ है, वहां इसको बांटा गया है स्वतंत्रता, मतलब राज्य में प्रशासन के आधार पर। अब ऐसा नहीं है कि आपको जैसे अमेरिका में जो है अलग अलग आप नागरिकता लेनी पड़ती है, तो यहाँ इस तरह की कोई बात नहीं है। और इसका मतलब है कि आप पूरे देश में निर्बाध तरीके से घूम सकते हैं। तो अनुच्छेद 19(5) के अंतर्गत राज्य निम्न 2 आधारों पर निर्बंधन लगा सकती है। जैसे इसके एक्सेप्शन को देखिए, अभी आज की डेट में कहाँ चल रहा है, सेंटिनल जो आइलैंड है उसके ऊपर आपने देखा सरकार ने क्या किया है, उसके ऊपर उनके प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए वहां पे क्या किया है, सरकार ने उसको बैन कर रखा है। तो साधारण जनता के हित में तथा किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए क्या किया जा सकता है, तो ये वाला जो भी सेंटिनल आइलैंड के अंतर्गत जो आज सरकार जो निर्बंधन लगा रखी है, वहां पे जहां भी एक अमेरिकन को अभी गिरफ्तार किया गया था, वो इसी के अंतर्गत आएगा। इस बात को याद रखेंगे। साधारण जनता के हित में कैसे रोका जा सकता है कहीं, जैसे अभी हाल फिलहाल में एक उदाहरण आपने देखा कोरोना का। अब कोई महामारी फैल रखा है और उस एरिया में महामारी फैल रखा है, उस एरिया में आपको जाने से रोका जा सकता है। वहां पे कोई दंगा हो रखा है, वहां पे कोई स्थिति है और वहां जाने से आपकी क्या है, ये चीज भड़क सकता है, तो उसे भी रोका जा सकता है। तो साधारण जनता के हित में, और इसे कंप्लीट डिफाइन नहीं किया, समय समय पे इसको सुप्रीम कोर्ट या सरकार जो है वो डिफाइन करती है। तो इस तरीके से रहा ये आर्टिकल नंबर 19(1) का 4th। दूसरा है निवास करने की स्वतंत्रता। आप देश के किसी हिस्से में क्या कर सकते हैं, निवास कर सकते हैं, लेकिन यहाँ भी क्या किया गया है, क्लॉज दिया हुआ है। तो 19(1) अंग के अंतर्गत नागरिकों को भारतीय राज्य के क्षेत्र में कहीं भी निवास करने तथा बस जाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। इसके लिए उसे किसी पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं थी, किंतु राज्य द्वारा 19(5) के अंतर्गत 2 आधारों पर इस पर निर्बंधन लगाया गया है। अब आप याद कीजिए, जैसे आप पहले 1900 आर्टिकल नंबर 370 हटने के पहले जो विशेष राज्य का दर्जा देता था, उससे पहले आप जम्मू कश्मीर में जाके अलग से नहीं बच सकते थे, उसके लिए स्पेशल परमिशन की जरूरत होती थी। तो ऐसे चीजों को अब यहाँ पे जहां जहां जिस राज्य में इस तरीके का जो है वो आपके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है, वहां को छोड़कर आप सभी जगह देश में निवास कर सकते हैं। और इसके ऊपर प्रतिबंध लगाने का जो 2 कारण है, साधारण जनता के हित में और अनुसूचित जनजाति के हित में। मतलब जंगल वाला जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं, उनके किसी तरीके के जो रहने का है निवास स्थल है, उसमें किसी तरीके का डिस्टर्बेंस नहीं हो, उनकी संस्कृति जो है वो सुरक्षित रहे, इसके लिए वहां पे किया जा सकता है। तो यदि आप वहां पे सरकार उसके ऊपर निर्बंधन लगा रही है तो इसको क्या माना जाएगा, ये इसका उल्लंघन नहीं माना जाएगा, स्वतंत्रता के अधिकार का क्या है, उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इस बात को आप याद रखेंगे। 6 नंबर उपजीविका आदि की स्वतंत्रता की बात यहाँ पे की गई है। फ्रीडम टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन एक्सेट्रा। अब क्या है इसके अंतर्गत, आप पूरे देश में कोई भी जो है वो ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, पेशा अपना सकते हैं। इसके द्वारा भारत के सभी नागरिकों को अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार अथवा कारोबार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ध्यान दीजिएगा, इसको लेकर कई बार जो है प्रोस्टिट्यूशन के ऊपर भी क्वेश्चन उठता है। तो यहाँ सरकार किसी भी तरीके के आप देखेंगे कि वृत्ति के ऊपर रोक नहीं लगा रही है, बशर्ते कि वो क्या हो, लीगल हो, है ना। तो व्यापार करने के अधिकार में व्यापार को बंद कर देने का अधिकार भी शामिल है। तो यदि आप व्यापार स्टार्ट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आपको ये कहा जाएगा कि आप बंद नहीं करने का अधिकार है। तो व्यापार करना है तो बंद करने का अधिकार भी आपके पास शामिल है। लॉस हो रहा है तो आप बंद कर देंगे, किंतु यह अधिकार भी अत्यांतिक नहीं है, मतलब एब्सोल्यूट नहीं है, असीमित नहीं है। राज्य द्वारा साधारण जनता के हित में इस अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। राज्य द्वारा कोई भी ऐसी विधि भी बनाई जा सकती है जो किसी वृत्ति, आजीविका, कारोबार या व्यापार के लिए आवश्यक वृत्तिक या तकनीकी योग्यता विदित करती है। उदाहरण के तौर पर देखिए, आज के डेट में ऑनलाइन गेमिंग जो है वो चल रहा है और गेमिंग के अंतर्गत एक तरीके का सट्टाबाजी है। तो इसके अंतर्गत यदि सरकार ये देख रही है कि जनता का ये अहित हो रहा है, तो इसके ऊपर सरकार क्या ला सकती है, कई तरह के कानून को लाके इसको, फिर आप वहाँ ये नहीं कहिएगा कि ये तो मेरे वृत्ति का जो है वो अधिकार है और हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन किसी भी कंडीशन में यहाँ पे जो साधारण जनता का हित आप ठगी नहीं कर सकते हैं, है ना।
तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका जनता को अहित करने की श्रेणी में आ जाएगा। उसके ऊपर आपके ऊपर क्या हो सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आगे देखते हैं। तो यहाँ आवश्यक वृत्तिक या तकनीकी योग्यता को विदित करती है, अथवा किसी व्यापार, कारोबार, उद्योग एवं सेवा को राज्य द्वारा या राज्य के अधीन किसी निगम द्वारा चलाए जाने तथा नागरिकों के पूर्णतः या भागतः अपवर्जन का उपबंध करती है। इसके ऊपर कई सारे जो है ना, कई सारे इंटरेस्टेड केस हैं। आइए देखते हैं उसके ऊपर क्या केसेज हैं। एक इसी को लेकर, वृत्ति को लेकर एक केस आया, ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का 2004 का मामला था। वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया। तो सुप्रीम कोर्ट के बाद में ऋषिकेश महापालिका क्षेत्र में, अब ये अभी केस बहुत ज़्यादा चर्चे में भी आप देखेंगे। ये केस मतलब इससे संबंधित केस अभी हाल फिलहाल में महाकुंभ लगा था, वहाँ पे क्या किया गया था, नॉनवेज को बैन कर दिया गया था। आप वैष्णो देवी जा रहे हैं, वैष्णो देवी के कुछ पेरीफेरी में आप देखेंगे किसी तरीके का नॉनवेज नहीं बिकता है। तो देखिए यहाँ पे उससे संबंधित ये केस है। ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2004 सुप्रीम कोर्ट के बाद ऋषिकेश महापालिका क्षेत्र में अंडा बेचने पर राज्य द्वारा लगाया गया प्रतिबंध साधारण जनता के हित में युक्ति संगत माना गया है। अब आप समझिए, यहाँ पे सरकार ने क्या किया, प्रतिबंध लगाया कि आप जो है, जो ऋषिकेश का एरिया है वो हमारा धार्मिक एरिया है, और यहाँ पे यदि आप किसी तरीके का नॉनवेज बेचते हैं, अंडा बेचते हैं, तो वहाँ क्या है, वहाँ जो हार्मोनी है वो बिगड़ सकता है। इसके लिए यहाँ से जो है वो ओम प्रकाश जी का केस था और वो सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्पष्ट किया कि आर्टिकल नंबर 19(6) के अंतर्गत, 1(6) के अंतर्गत आप देखेंगे आपको अभिव्यक्ति दी गई है, लेकिन ये साधारण जनता के हित में नहीं है। तो इसके आधार पर इसको क्या किया जा सकता है, बैन किया जा सकता है। तो क्योंकि वह क्षेत्र एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र था, तो इस आधार पर उस क्षेत्र की जो अभिन्नता है उसका संरक्षण करने के लिए ऐसी चीज़ों को बैन किया जा सकता है। इसी तरीके से आप देखेंगे कोई भी सांस्कृतिक या धार्मिक अक्षर, जैसे काशी हो गया, इंदौर हो गया, उसके अलावा वैष्णो देवी का मंदिर हो गया, महानाथ अमरनाथ का मंदिर हो गया, तो ये सब ऐसे हैं जो धार्मिक रूप से वहाँ पे नॉनवेज जो है वो बैन सरकार निश्चित रूप से कर सकती है, और यहाँ पे आपका ये उल्लंघन नहीं होगा। सुदान सिंह बनाम नई दिल्ली नगर पालिका कमेटी 1989 में अगेन एक मामला था, जहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने सड़क के किनारे फुटपाथ पर व्यापार करना, इसको लेके एक केस हुआ, जहाँ पे नई दिल्ली का ही नगर पालिका के ऊपर, जहाँ पे क्या किया गया, जो लोग रोड के आसपास में जो है फुटपाथ पे क्या कर रहे थे, सामान बेच रहे थे, उनको वहाँ से हटा दिया गया और बोला कि ये आपके जो है अधिकार के अंतर्गत नहीं है। कोर्ट में गया केस और कोर्ट ने कहा कि सड़क के किनारे यदि कोई व्यापार अपना कर रहा है या फुटपाथ पर सामान बेच रहा है तो उसके अधिकार में है, लेकिन हाँ, इस बात के ऊपर कुछ यहाँ पे कंपल्सन ये है कि वो जो जमीन है उसके आधार पे आपका रोड ब्लॉक नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि रोड ब्लॉक है और आप रोड पे ही आप करने लगे। फुटपाथ की बात हो रही है, फुटपाथ कहने का मतलब जो बगल में जो आप सामान बेच रहे हैं उसकी बात हो रही है। लेकिन अगेन लोकहित यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, जनता को कोई असुविधा नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने आर्टिकल नंबर 19 के सारे क्लॉज और सब क्लॉज का यहाँ पे डिस्कशन किया। 6 तरह के इसके अधिकार संपत्ति हटाया गया यहाँ से, और इसके अंतर्गत किस तरीके से युक्ति जो है निर्बंधन लगाया गया है, इसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे देखा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा का पूरा लेक्चर जो समझ, एक बार आप जाके, चाहे आप लक्ष्मीकांत की किताब हो, चाहे परीक्षा वाणी की किताब हो, चाहे आपके पास NCERT नोट्स हो, एक बार इस पूरे आर्टिकल को पढ़ जरूर लें ताकि ये और भी अच्छे से आप समझ पाएं। अब हमने जो अभी यहाँ डिस्कशन किया है, देखते हैं कि इसके ऊपर कितने तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। आइए समझते हैं। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। कौन कौन से हैं? तो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 में आप देखेंगे कि स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में जिक्र किया गया है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान करता है? तो भाषण के बारे में हमने कहाँ चर्चा किया था? आर्टिकल नंबर 19 में। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता से संबंधित है? सिमिलर, आर्टिकल नंबर 19। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है? तो आर्टिकल नंबर 19, और उसको भी आगे बढ़ाएंगे तो 19 का सब क्लॉज 1 आप कर देंगे। भारत के संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। किसके अंतर्गत? तो आर्टिकल नंबर 19(1) क, 19 क बी, किसके अंतर्गत आप देखेंगे कि ये सब चीज़ें जो हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ क्या चर्चा हो जाएगा, 19(1) क में आप देखेंगे कि इस पे कंप्लीट रूप से जो है वो दिया गया है, कहानी इसके ऊपर बताया गया है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, कौन सा उत्तर हो जाएगा? 19(1) का जो है वो क जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र किसके अंतर्गत आता है? 19(1) क में, 19 क के प्रति प्रत्याभूत अभिव्यक्ति व्यापक स्वतंत्रता में निहित है। संविधान का अनुच्छेद 361 क के उपबंधों द्वारा या देश में विधि के शासन के प्रवर्तन से ही उद्भूत होता है। 1994 का इसका प्रश्न है। सही उत्तर आपका क्या यहाँ पे हो जाना चाहिए? तो स्पष्ट रूप से आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, संविधान के अनुच्छेद 19(1) क के में विशेष रूप से उपबंधित है। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराने डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो यहाँ हमने पढ़ा था अभी हाल फिलहाल में कि 19(1) के सब क्लॉज में झंडा फहराने का आपको अधिकार दिया गया है। तो 47 का जो है वो बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हालांकि इसके ऊपर अब और भी है, निजी भवन पे भी आप आराम से फहरा सकते हैं। निजी भवन के ऊपर अभी हाल फिलहाल में 2020 में एक और अमेंडमेंट इसके ऊपर आया है। स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? नहीं आता है, ध्यान रखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, नहीं आता है। घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते, शांतिपूर्ण इकट्ठा होना, एकत्रित जनता जिनको हथियार नहीं रखना चाहिए, और इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्व प्रतिबंध लगा सकता है। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझे। स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, तो कौन सा नहीं आता है? जिनको हथियार नहीं रखना चाहिए, शांतिपूर्ण इकट्ठा। तो यहाँ पे सही उत्तर जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 को देखिए, घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं। तो ये जो है इसके अंतर्गत नहीं आता है, अफसर का घेराव करना जो है ये नहीं बताया गया है।
निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? तो सबसे बड़ा जो व्यवस्था कौन है? भारत की संप्रभुता, लोक व्यवस्था, न्यायपालिका का अपमान या अवांछनीय आलोचना। तो यहाँ पे सारे ही क्लॉज आप देखेंगे कि सारे के सारे क्लॉज जो हैं आपके इससे संबंधित हैं। इन सभी के आधार पर क्या है, राज्य आपके ऊपर प्रतिबंध लगा सकती है। अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रयोग पर तर्कसंगत प्रतिबंध निम्नलिखित में से किस परिस्थिति के उचित ठहराया गया है? राज्य की सुरक्षा, मानहानि, राजद्रोह, सार्वजनिक व्यवस्था। तो यहाँ पे सभी आप ऑप्शंस को देख लें और उसमें आप करेक्ट रूप से देखेंगे तो पहला राज्य की सुरक्षा सही है। दूसरा जो है आप देखेंगे मानहानि का भी जिक्र किया गया है। उसके अलावा आप देखेंगे कि राजद्रोह का यहाँ पे चर्चा, राजद्रोह तो साबित करना पड़ेगा, और सार्वजनिक व्यवस्था, तो राजद्रोह की स्थिति साबित करने वाली होती है, ये सरकार तय करेगी कि राजद्रोह है, लेकिन तत्काल 19(2) पे निर्बंध में काम कौन करेगा? 1, 2 और 4 जो है आपके लिए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है ये झारखंड ने अभी हाल फिलहाल में 2023 में पूछा था, और इसका जो सही उत्तर क्या है, यहाँ पे राजद्रोह ध्यान देखिएगा शामिल नहीं है, इस बात को आप याद रखेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने आर्टिकल नंबर 19 जो है वो हम लोगों ने देख लिया है, और 19 के अंतर्गत हमने सभी कंटेंट को शामिल किया है। कंटेंट जो है वो हमने जो हमारे मुख्य बुक है वहाँ से लिया था, जहाँ पॉलिटी का भी हमने शामिल किया है, परीक्षावाणी, और एक कंप्लीट कंटेंट आपको देने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि इसके माध्यम से आप पॉलिटी में आपकी समझ अच्छी विकसित हो रही होगी। आपने यदि पहले से पढ़ा हुआ है तो आपके लिए रिवीजन है, कहीं त्रुटि हो रही है तो उसका भी आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में जाके आप आप सूचित हमें कर सकते हैं, और यदि आपको अच्छा लग रहा है तो सराहना भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको लग रहा है कि हमारा ये चैनल आपके लिए आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी सहायता कर पा रहा है, तो आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब, शेयर और लाइक भी करना नहीं भूलेंगे। तो अपने सेशन को यहीं तक रखते हैं। आज मिलेंगे आपसे अगले सेशन में, जहां चर्चा होगी आर्टिकल नंबर 20-21 की। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। दिस इज साइनिंग ऑफ, दिस इज प्रभात। जय हिंद।